नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्राइम की जिस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं वो कहानी है दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। अरुण शारीरिक रूप से तो लड़का था, लेकिन उसकी आदतें और स्वभाव लड़कियों की तरह थे, इसलिए उसने अपना नाम मीसा रख लिया था। मीसा के दोस्त जस्सी ने उसका ऑपरेशन कराकर उसकी लड़की बनने की ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया था। 30 अगस्त 2021 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार होने के कारण पुलिस स्टाफ ने सुबह होने तक सुरक्षा इंतजामों में ड्यूटी दी थी। इसलिए तरुण मन्ना 31 अगस्त की सुबह 9 बजे जब साउथ ईस्ट दिल्ली के सरिता विहार थाने में अपने भाई अरुण की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने गया तो उसे थाना प्रभारी अनंत गुंजन से मिलने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा। जब थाना प्रभारी अपने रेस्ट रूम से तैयार होकर ऑफिस में आए तो तरुण ने उन्हें अपने भाई के गायब होने की जानकारी दी। तब अनंत गुंजन ने तरुण से पूछा, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? क्या घर में किसी से झगड़ा हो गया था? नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं हुआ था। कल शाम को 5 बजे वो ये कहकर घर से गया था कि 10 मिनट में वापस लौट आएगा, अपने दोस्त जस्सी से मिलने जा रहा है। जब करीब 1 घंटा हो गया और वो लौटकर नहीं आया तो हमें चिंता होने लगी। हमने उसका फोन भी मिलाया, लेकिन वो स्विच ऑफ था। इसी दौरान उसके दोस्त जस्सी का फोन मेरी मां शांति देवी के फोन पर आया और उसने कहा, मीसा से बात करा दो। तरुण मन्ना ने जब ये बताया कि अरुण के दोस्त जस्सी ने उसकी मां शांति देवी से मीसा से बात करने के लिए कहा था तो थाना प्रभारी अनंत गुंजन चौंक पड़े, क्योंकि बात तो अरुण के बारे में हो रही थी, लेकिन अचानक बीच में मीसा का जिक्र कहां से आ गया। इसलिए उन्होंने तरुण को रोककर पूछा, 1 मिनट, ये मीसा कौन है? क्या ये तुम्हारे घर की कोई सदस्य है? नहीं सर, अरुण ने ही अपना नाम बदलकर मीसा रख लिया था, इसलिए अब उसे मीसा कहते हैं। एसएचओ अनंत गुंजन का दिमाग घूम गया। भला कोई लड़का लड़कियों वाला नाम क्यों रखेगा? अचानक पूरे मामले में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। तरुण मन्ना ने अरुण के मीसा बनने की जो कहानी बताई वो भी दिलचस्प थी, लेकिन इस समय उनके लिए ये जानना जरूरी था कि अरुण उर्फ मीसा आखिर क्यों और कैसे लापता हो गया। तरुण ने बताया कि जस्सी का फोन आने के बाद उसकी मां चौंक पड़ी, क्योंकि मीसा तो उनसे ये कहकर गई थी कि वो जस्सी से मिलने जा रही है और जस्सी पूछ रहा था कि मीसा कहाँ है। तरुण के मुताबिक उसकी मां ने जस्सी को बता दिया, मीसा तो उससे मिलने की बात कहकर करीब 1 घंटा पहले घर से निकली थी और अभी तक घर नहीं लौटी है। ये बात सुनकर जस्सी भी हैरान रह गया, क्योंकि मीसा तो उससे मिलने आई ही नहीं। फिर उसने अपने परिवार वालों से झूठ क्यों बोला? इसी तरह कई घंटे बीत गए, लेकिन मीसा घर नहीं लौटी। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, घर वालों की चिंता बढ़ती गई। परिवार वालों को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि कभी झूठ ना बोलने वाला अरुण उर्फ मीसा ने घर से बाहर जाने के लिए जस्सी का नाम क्यों लिया था। हैरानी वाली बात यह भी थी कि मीसा का फोन भी लगातार बंद आ रहा था। इस वजह से घर वालों को लग रहा था कि कहीं उसके साथ कोई अप्रिय घटना तो नहीं हो गई। तरुण मन्ना, उसकी मां और पिताजी ने एक के बाद एक शाम से रात तक अरुण उर्फ मीसा के सभी दोस्तों को फोन किए, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। पूरी रात उनकी आंखों में ही बीत गई। मीसा पूरी रात घर नहीं लौटी। तरुण मन्ना और उसके पिता ने आस पड़ोस के लोगों से भी मीसा के लापता होने का जिक्र किया तो सबने सलाह दी कि उसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी जाए। इसी सलाह को मानकर तरुण मन्ना अपने 1-2 पड़ोसियों को लेकर दक्षिण पूर्वी दिल्ली के सरिता विहार थाने पहुंचा था। सारी बात सुनकर थाना प्रभारी अनंत गुंजन ने तत्काल ड्यूटी अफसर को बुलाकर अरुण उर्फ मीसा के लापता होने की सूचना दर्ज करवा दी और उसकी जांच का जिम्मा तेज तर्रार एएसआई सत्येंद्र सिंह को सौंप दिया। उन्होंने तरुण मन्ना को भरोसा दिया कि पुलिस इस मामले में अरुण उर्फ मीसा के दोस्त जस्सी की भी जांच करेगी कि कहीं इस मामले में उसकी तो कोई मिलीभगत नहीं है। जांच का काम हाथ में लेते ही एएसआई सत्येंद्र ने गुमशुदगी के मामलों में की जाने वाली सारी औपचारिकताएं करनी शुरू कर दी। उन्होंने दिल्ली के सभी थानों और पड़ोसी राज्यों को मीसा का हुलिया और उसकी फोटो भेजकर लापता होने की सूचना दे दी। साथ ही उन्होंने गुमशुदगी के लिए बने नेशनल पोर्टल पर भी जानकारी डाल दी। एएसआई सत्येंद्र सिंह ने मीसा की गुमशुदगी से जुड़े पैम्पलेट और पोस्टर छपवाकर सभी थानों में भिजवा दिए। उन्होंने अरुण उर्फ मीसा के भाई तरुण व परिवार के दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ की, मसलन उसकी किन किन लोगों से दोस्ती थी और वो कहाँ नौकरी करता था, किन लोगों के साथ उसका मिलना जुलना था
और किसी से उसकी कोई दुश्मनी या कोई विवाद तो नहीं था इत्यादि। जांच की इस कार्रवाई व पूछताछ में 2-3 दिन का वक्त गुजर गया। चूंकि घर वाले बार बार मीसा के लापता होने में जस्सी का हाथ होने की बात कह रहे थे, लिहाजा एएसआई सतेंद्र ने मीसा के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाने के साथ जस्सी का फोन नंबर लेकर उसके फोन की भी कॉल डिटेल्स निकलवा ली। उन्होंने तरुण मन्ना से जस्सी का पता लेकर जस्सी को पूछताछ के लिए सरिता विहार थाने बुलवा लिया। एएसआई सतेंद्र ने जब जस्सी से पूछताछ शुरू की तो उसने बता दिया कि जिस समय मीसा घर से लापता हुई थी उसने उसी समय मीसा को फोन जरूर किया था। उस वक्त वो घर पर ही थी। जस्सी ने बताया, सर उस वक्त मैं सरिता विहार इलाके में था। मैंने मीसा को फोन करके पूछा था कि अगर वो फ्री है और घर में कोई जरूरी काम नहीं है तो वो आली बस स्टैंड पर आकर मिल ले, क्योंकि उस दिन जन्माष्टमी थी और मैं उसके साथ मंदिर घूमना चाहता था। मीसा कितनी देर बाद आई? एएसआई सतेंद्र ने पूछा। नहीं आई सर, मैं करीब 1 घंटे तक वहां खड़ा रहा लेकिन मीसा नहीं आई। फिर मैंने सोचा चलो घर तो पास में ही है, वहीं जाकर मीसा से मिल लेता हूँ। एक क्षण के लिए सांस लेने के लिए रुककर जस्सी ने बताना शुरू किया, सर इसलिए मैंने मीसा का फोन लगाकर पूछना चाहा कि अगर वो नहीं आ सकती तो मैं खुद उससे मिलने के लिए घर आ जाता हूँ। लेकिन सर उसका फोन भी स्विच ऑफ मिला। मैंने कई बार फोन लगाया लेकिन हर बार स्विच ऑफ मिला, तो हार कर मैंने मीसा की मम्मी को फोन कर लिया और उनसे पूछा कि मीसा कहाँ है। लेकिन सर मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि मीसा घर पर नहीं थी। पता चला कि वो मेरा फोन आने के कुछ देर बाद ही घर में ये बताकर कहीं चली गई थी कि वो जस्सी से यानी कि मुझसे मिलने जा रही है। जस्सी ने पूरी कहानी साफ कर दी और फिर एएसआई की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए कहने लगा, सर आप ही बताइए कि जब मीसा मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी, हमारे बीच किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं था। 2-4 दिन से नहीं, करीब 1.5-2 साल से हम एक दूसरे के दोस्त हैं। मैं उसके घर भी आता जाता था। उसका और मेरा कोई पैसे का लेन देन भी नहीं था, कारोबारी दुश्मनी भी नहीं थी। तो फिर भला मैं उसे लापता या किडनैप क्यों करूंगा और उसका किडनैप करके क्या करूंगा? मैं तो खुद ही उसके लापता होने के बाद से बहुत परेशान हूँ। कहते हुए जस्सी की आंखें भर आई। पूछताछ करते हुए एएसआई सतेंद्र लगातार जस्सी की आंखों को पढ़ रहे थे। उन्हें कहीं भी उसकी बातों में झूठ नजर नहीं आया। एएसआई सतेंद्र ने जस्सी से मीसा के बारे में और भी कई तरह की जानकारी ली। मसलन दोनों की दोस्ती कब हुई, दोनों के बीच में किस तरह के रिश्ते थे। जस्सी ने एएसआई सतेंद्र को अपने और मीसा के बारे में सब कुछ बता दिया। कुल मिलाकर एएसआई सतेंद्र जस्सी से पूछताछ में संतुष्ट नजर आए। एएसआई सतेंद्र ने जस्सी को थाना प्रभारी अनंत गुंजन तथा अतिरिक्त थाना प्रभारी दिनेश कुमार तेजवान के सामने भी पेश किया। उन्होंने भी जस्सी से पूछताछ की, जिसमें उसने वही जवाब दिया जो उसने एएसआई सतेंद्र को दिया था। इस दौरान एएसआई सतेंद्र ने मीसा के फोन की कॉल डिटेल्स निकालकर उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी थी, जिसमें एक बात की पुष्टि तो हो गई कि शाम के वक्त जस्सी ने मीसा को फोन किया था। फिर उसके आधा घंटे बाद मीसा का फोन बंद हो गया था। अब तक की जांच में जस्सी के ऊपर शक करने की कोई वजह सामने नहीं आ रही थी, लेकिन मीसा को फोन करने वाला आखिरी शख्स जस्सी ही था, इसलिए उसे आसानी से शक के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता था। एएसआई सतेंद्र ने मीसा के फोन की कॉल डिटेल्स में उसके फोन की आखिरी लोकेशन देखनी शुरू की, तो पता चला कि फोन की लोकेशन करीब आधे घंटे बाद फरीदाबाद के सराय अमीन इलाके में थी। इसके बाद मीसा के फोन की लोकेशन बंद हो गई थी। मतलब साफ था कि फरीदाबाद के सराय अमीन में मीसा के फोन को या तो तोड़ दिया गया था या कहीं फेंक दिया गया था। मीसा के फोन की कॉल डिटेल्स के बाद एएसआई सतेंद्र ने जस्सी के फोन की कॉल डिटेल्स की पड़ताल शुरू की, तो वो ये देखकर दंग रह गए कि जस्सी के फोन की लोकेशन भी वहां थी जहां मीसा के फोन की लोकेशन थी। जिस वक्त मीसा के फोन की आखिरी लोकेशन फरीदाबाद के सराय अमीन में थी, ठीक उसी वक्त जस्सी के फोन की लोकेशन भी वहीं थी। एएसआई सतेंद्र को ना जाने क्यों अचानक मीसा के साथ अनर्थ की आशंका होने लगी। वो समझ गए कि जस्सी पुलिस के साथ खेल खेल रहा है। मीसा के परिवार वालों ने उसके खिलाफ जो शक जाहिर किया था वो एकदम सही था। एएसआई सतेंद्र ने अब तक हुई विवेचना के बारे में तत्काल थाना प्रभारी अनंत गुंजन को बताया, तो वो भी समझ गए कि मीसा के परिजनों ने जस्सी पर अपहरण का जो शक जाहिर किया था वो एकदम सही था। किडनैपिंग की पुष्टि हो चुकी थी, लिहाजा अनंत गुंजन ने मीसा के भाई तरुण मन्ना को थाने बुलवा लिया और उसकी शिकायत के आधार पर उसी दिन यानी 5 सितंबर को सरिता विहार थाने में अपहरण
365 आईपीसी का मामला दर्ज कर लिया। अब इस मामले की जांच एडिशनल एसएचओ दिनेश कुमार तेजवान को सौंपी गई। अपराध की गंभीरता को समझते हुए अनंत गुंजन ने दक्षिण पूर्वी जिले के डीसीपी आरपी मीणा और सरिता विहार के एसीपी ब्रिजेंद्र सिंह को पूरे मामले से अवगत करा दिया। थाना प्रभारी अनंत गुंजन ने जांच अधिकारी इंस्पेक्टर तेजवान के सहयोग के लिए एएसआई सतेंद्र के साथ हेड कांस्टेबल मनोज और अनिल को भी टीम में शामिल कर लिया। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर तेजवान ने एएसआई सतेंद्र से पूरे मामले की एक एक जानकारी ली और एक टीम को जस्सी को पकड़ने के लिए फरीदाबाद की शिव कॉलोनी रवाना किया, जहां वो रहता था। लेकिन जस्सी को शायद तब तक इस बात का एहसास हो चुका था कि पुलिस उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए जब पुलिस वहां पहुंची तो वो वहां नहीं मिला। इंस्पेक्टर तेजवान ने एएसआई सतेंद्र को जस्सी की गिरफ्तारी के काम पर लगा दिया और खुद ये पता लगाने में जुट गए कि मीसा आखिर कहां है। वैसे अब तक पुलिस को यकीन हो चुका था कि हो ना हो जस्सी ने शायद उसकी हत्या कर दी है। चूंकि मीसा के फोन की लास्ट लोकेशन फरीदाबाद के सराय अमीन इलाके की थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दिया। दिल्ली से लगते फरीदाबाद के सभी थानों में इस बात की जांच पड़ताल शुरू कर दी कि कहीं 30 तारीख से अब तक किसी लड़की का शव बरामद तो नहीं हुआ है। एनसीआर के सभी शहरों को जोड़कर दिल्ली पुलिस के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें पुलिस अपराधियों से संबंधित किसी भी तरह की सूचना लेने देने का काम करती है। इंस्पेक्टर तेजवान ने इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर अरुण उर्फ मीसा की गुमशुदगी की जानकारी डालकर फरीदाबाद पुलिस से जब जानकारी एकत्र करनी शुरू की तो पता चला कि फरीदाबाद के सेक्टर 17 थाना क्षेत्र में पुलिस को एक नाले में 4 सितंबर 2021 की सुबह एक शव मिला था। वो शव पूरी तरह सड़ चुका था। हालांकि वो शव तो किसी पुरुष का था, लेकिन उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो महिलाओं वाले थे। तेजवान समझ गया था कि हो ना हो ये शव मीसा का ही होगा। उन्होंने मीसा के परिजनों को बुलवा लिया और उन्हें लेकर फरीदाबाद के सेक्टर 17 थाने पहुंचे। वहां सेक्टर 17 पुलिस ने उन्हें बताया कि 4 सितंबर को नाले से जो अज्ञात शव मिला था उसको अभी अस्पताल में प्रिजर्व करके रखा गया है। सेक्टर 17 थाना पुलिस के साथ इंस्पेक्टर तेजवान और मीसा के परिजन जब सिटी हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पोस्टमार्टम के बाद मुर्दाघर में जो शव रखा था वो इतना सड़ गल चुका था कि उसकी पहचान करना मुश्किल था। लेकिन शव के पहने हुए कपड़े देखकर मीसा की मां ने पहचान कर ली कि वो शव मीसा का ही है। इसके बाद पुलिस ने शव की शिनाख्त की औपचारिकता पूरी कर ली। फरीदाबाद पुलिस ने मीसा का शव उसके परिजनों को सौंप दिया, जिसका उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया था। चूंकि मीसा का शव बरामद हो चुका था, अंततः अब ये मामला हत्या का बन चुका था, इसलिए उन्होंने मुकदमे में हत्या की धारा 302 जोड़ दी। अब पुलिस सरगर्मी से जस्सी की तलाश कर रही थी, क्योंकि उसी के बाद साफ हो सकता था कि मीसा की हत्या क्यों और कैसे की गई। पुलिस टीम लगातार जस्सी के फोन को सर्विलांस पर लगाकर ये पता लगा रही थी कि उसकी लोकेशन कहां है। आखिर पुलिस को सफलता मिल ही गई। 12 सितंबर को पुलिस टीम ने जस्सी को फरीदाबाद के पलवल शहर से गिरफ्तार कर लिया। वहां वो अपने एक रिश्तेदार के घर पर छिपा हुआ था। पुलिस ने जब जस्सी से पूछताछ की तो मीसा हत्याकांड की चौंकाने वाली कहानी सामने आई। जस्सी का पूरा नाम सुमित पाठक है। बिहार के रहने वाले जस्सी के परिवार में माता पिता और एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। पिता और भाई दोनों प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। साधारण परिवार का जस्सी शुरू से एक खास तरह की आदत का शिकार था। उसे बचपन से ही लड़कियों के बजाय लड़कों में दिलचस्पी थी। यही कारण था कि कई ट्रांसजेंडर से उसकी दोस्ती हो गई थी। 12वीं तक पढ़ाई के बाद जस्सी ने फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा करके फरीदाबाद के एक फैशन से जुड़े एनजीओ में नौकरी कर ली। एनजीओ में नौकरी के कारण जस्सी को अक्सर कई फैशन शो और प्रोग्राम में एनजीओ की तरफ से जाना पड़ता था। करीब 2 साल पहले जस्सी की मुलाकात अरुण से हुई। उम्र में अरुण उससे 2 साल बड़ा था। पहली बार हुई मुलाकात में ही जस्सी को पता चल गया कि अरुण जन्म से लड़का जरूर है, लेकिन हार्मोन से वो पूरी तरह लड़की है। अरुण के परिवार में माता पिता और एक छोटे भाई तरुण के अलावा कोई नहीं था। पिता आली गांव में ही पान का खोखा लगाते थे, जबकि माँ और भाई बदरपुर स्थित प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते थे। अरुण के बचपन से ही लड़कियों की तरह व्यवहार करने और बदलते हार्मोन को लेकर परिवार वाले भी परेशान थे। उन्होंने कई जगह उसका इलाज भी कराया, लेकिन जवान होते होते डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि उसके हार्मोन पूरी तरह बदल चुके हैं। अरुण ने बड़े होने के बाद अपना नाम मीसा रख लिया और वो फरीदाबाद की पहल एनजीओ में नौकरी करने लगा। मीसा और जस्सी की मुलाकात हुई तो जल्दी ही दोनों की दोस्ती
घनिष्ठता में बदल गई, क्योंकि जस्सी को तो लड़कों में ही अधिक रुचि थी। वहीं मीसा को भी किसी ऐसे दोस्त की तलाश थी जिसको लड़की में नहीं बल्कि लड़कों या लड़की के भेष में छिपी आधी अधूरी लड़की में रुचि हो। दोनों में जल्दी ही जिस्मानी संबंध भी बन गए। मीसा की ख्वाहिश थी कि वो अपना सेक्स परिवर्तन करवाकर पूरी तरह लड़की बन जाए। एक दिन उसने अपनी ये ख्वाहिश अपने पार्टनर जस्सी से बताई तो जस्सी ने मेहनत से जो पैसे जोड़े थे उसमें से 50,000 रुपए खर्च करके अरुण के ऊपरी भाग यानी ब्रेस्ट का ऑपरेशन करवा दिया। मीसा और जस्सी के संबंध इसके बाद और भी प्रगाढ़ हो गए थे। दोनों साथ घूमते, साथ फिल्म देखते। इतना ही नहीं, जस्सी का मीसा के घर पर भी बेरोक टोक आना जाना शुरू हो गया था। मीसा के परिवार वालों ने भी इसे नियति मान लिया था। मीसा अब अपने प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन करवाकर पूरी तरह से लड़की बनना चाहती थी। मीसा जस्सी से जिद करने लगी कि वो अपने निचले हिस्से का भी ऑपरेशन करवाकर पूरी तरह एक लड़की बनना चाहती है। वैसे जस्सी को उसके ऑपरेशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मीसा की जिद और खुशी के लिए जस्सी ने हाँ कर दी। जस्सी ने उससे कहा कि अगले कुछ महीनों में जब उसके पास पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो वो ऑपरेशन करवा देगा, क्योंकि इसमें करीब 1 लाख रुपए का खर्च डॉक्टर ने बताया था। जस्सी मीसा के ऊपर दिल खोलकर पैसा खर्च करता था। जस्सी के परिवार को भी ये बात पता थी कि वो एक ऐसी लड़की से प्यार करता है जो ना तो पूरी तरह लड़का है और ना ही लड़की। परिवार वालों ने ऐसा रिश्ता जोड़ने के लिए उसे मना भी किया, लेकिन उसने परिवार की एक नहीं सुनी। इसी दौरान पिछले कुछ महीनों से धीरे धीरे मीसा के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। वो क्लबों में जाने लगी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों से उसकी दोस्ती हो गई। वो उनके साथ नाइट पार्टियों में जाती। कुछ लोगों के साथ उसके घनिष्ठ संबंध भी बन गए। जब जस्सी को इस बात का एहसास होने लगा और उसे भनक लगी तो उसने मीसा को रोकना टोकना चाहा, लेकिन मीसा जिंदगी के जिस रास्ते पर चल पड़ी थी वहां उसकी मंजिल जस्सी नहीं था। लिहाजा उसने जस्सी से साफ कह दिया कि वो उसे अपनी प्रॉपर्टी ना समझे। वो किसके साथ घूमेगी, किसके साथ जाएगी, ये वो खुद तय करेगी। जस्सी ने भी उससे 1-2 बार कहा कि उसने अपनी मेहनत की कमाई उसके ऑपरेशन और खर्चों पर इसलिए लुटाई थी ताकि वो उसकी बनकर रहे। जस्सी ने उससे एक दिन गुस्से में ये तक कह दिया कि अगर वो उसकी नहीं होगी तो और किसी की भी वो उसे नहीं होने देगा। लेकिन मीसा ने उसकी बात हवा में उड़ा दी। लेकिन ये बात मीसा ने अपनी माँ को जरूर बता दी थी। जब जस्सी ने देखा कि मीसा पूरी तरह काबू से बाहर हो चुकी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों से मिलना, देर रात तक उनके साथ पार्टी करना और मस्ती करना उसकी आदत बन चुकी है, तो उसने तय कर लिया कि वो उसकी हत्या कर देगा। इसके लिए उसने पूरी साजिश रची। 30 अगस्त 2021 को उसने 4 बजे मीसा को फोन करके उसे 10 मिनट के लिए घर के पास ही मिलने के लिए बुलाया था। मीसा जब उससे मिलने पहुंची तो वो उसे तुरंत मोटरसाइकिल पर बैठाकर ये कहकर अपने साथ ले गया कि अभी आधे घंटे में आते हैं, तुम्हारी किसी दोस्त से मुलाकात करानी है जो तुम्हारे जैसा ही है। इसी उत्सुकता में मीसा विरोध ना कर सकी। वो 15 मिनट में ही मीसा को मोटरसाइकिल से दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सराय अमीन इलाके में नाले के किनारे एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसने मीसा की गोली मारकर हत्या कर दी। मीसा का मोबाइल उसने अपने हाथ में लेकर पहले ही बंद कर दिया था। हत्या करने के बाद उसने शव को नाले में फेंक दिया। इसके बाद उसने मीसा के मोबाइल का सिम निकालकर तोड़ दिया और फोन तोड़कर नाले में फेंक दिया। मीसा का शव नाले में बहते हुए 5 किलोमीटर दूर सेक्टर 17 थाने की सीमा में पहुंच गया, जिसे 15 सितंबर को वहां की पुलिस ने बरामद कर लिया। मीसा की हत्या करने के बाद जस्सी फिर से मोटरसाइकिल से आली गांव पहुंचा, जहां से उसने मीसा की मां को फोन करके मीसा से बात कराने के लिए कहा। फिर वो घर चला गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद जस्सी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पुलिस ने मीसा का मोबाइल बरामद करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। पूछताछ के बाद पुलिस ने जस्सी को 13 सितंबर 2021 को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।